हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चीनी यात्रा के बारे में चर्चा कर रही थी, तो आज हम उसको आगे पढ़ेंगे। यहाँ हमने 2 तक पढ़ लिया था। दूसरा था कि वेन सांग जो था 7वीं सदी के वर्ष जो था वो भारत में आए थे, 16 वर्ष तक रहे थे और वो जो थे नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किए थे और उनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक था सीयू की। उनके उसमें जो था 138 देशों का विवरण मिलता है। आज हम लोग बात करेंगे विली के बारे में, जो कि वो भी एक चीनी यात्री। तो वेली जो था, इसके द्वारा लिखित वेन सांग के जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। ये जो चीनी यात्री थे, ये जो थे वेन सांग का जीवनी लिखे थे और उसमें हर्षकालीन के बारे में कुछ विवरण मिलता है। अब आते हैं मातुआनलीन। ये भी जो थे चीनी यात्री थे, इनके बारे में पढ़ते कि मातुआनलीन हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण मिलता है। इति सांग जो था 7वीं सदी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत का स्थिति का वर्णन करते हैं। सुंग यून जो था, यह 1518 ईस्वी में भारत आए थे। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अब बात करते हैं अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक जो थे उसमें से प्रथम जो थे अल बुरूनी थे। तो अब हम बात करते हैं अल बुरूनी के बारे में। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया अल बुरूनी अपनी पुस्तक हिंद किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अल बुरूनी मोहम्मद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिष बना दिया। यानी अल बुरूनी मोहम्मद द्वारा जो था ये बंदी बनाए गए थे, लेकिन बाद में इनके कुछ योग्यताओं के आधार पर इन्हें वहीं के दरबार में राज ज्योतिष बना दिया गया। सुलेमान जो कि 9वीं शताब्दी में भारत आए थे और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा। अल मसूदी 10वीं सदी में बगदादी यात्री अलमसूदी भारत आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता जो थे अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखे, जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश बना दिया था। अब हम बात करते हैं अन्य लेखक के बारे में। तो अन्य लेखक जो थे तारानाथ और मार्को पोलो थे। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। इनके कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। यहाँ से शुरू होता है इतिहास का मेन पार्ट, जो कि 3 पार्ट है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो उससे पहले हमने प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में जाना कि जो प्राचीन इतिहास का जो है स्रोत हमें कैसे पता चलता है। तो कुछ वैदिक साहित्य है, कुछ जो लेखक हैं और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया। तो इन सारी चीज़ों से हमें प्राचीन जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और हम अब शुरू करेंगे हिस्ट्री का मेन पार्ट, प्राचीन भारत। परिचय। तो अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्री हम इतिहास कहते हैं। यानी अतीत का अध्ययन क्या है? इतिहास है। प्राचीन भारतीय इतिहास को विशद सामग्री की सर्वाचन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकार ने इसे 3 भागों में बांटा, यानी अच्छे तरीके से हम अध्ययन कर सके, इसलिए इतिहासकारों ने इन्हें 3 भागों में अध्ययन किया। पहला है प्रागैतिक इतिहास, दूसरा आधे ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर था। इस काल में जो है मनुष्य के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब नहीं उपलब्ध थे, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में यह एक ऐसा काल था जिसके लेखन कला के प्रमाण तो है, लेकिन या तो वो अपुष्ट, यानी या तो वो कुछ लिखा हुआ था लेकिन क्या लिखा हुआ था ये कोई समझ नहीं पाया, अभी तक उसे पढ़ नहीं पाया, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं।
इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। आगे है इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य काल कहा जाता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। तो जिस काल के लिखित साक्ष्य भी है और उसे पढ़ा भी गया है, यानी मानव एक तरीके से बोले कि सभ्य बन गया था, तो उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। प्राग प्लस इतिहास, प्राग का मतलब होता है पहले और इतिहास का मतलब अतीत। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रस्तुर युग भी कहते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि हुआ था जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट फूट ने पलवरा यानी मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूट में भारतीय संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अतिनूतन का प्लायोसीन एज में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार भारत जो है में इतिहास पूर्व स्थानों का जो ये रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अब तक की जानकारी के अनुसार जो है 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाएं में से चौथी और अंतिम अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, अति नूतन और अद्यतन होलोसीन। तो जैसे कि पृथ्वी को 2 अवस्था में बांटा गया है, पहला है अति न्यूटन और दूसरा है अद्यतन यानी होलोसीन। अति न्यूटन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण जो 5,000 ईसा पूर्व से 50,000 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक आखेट व खाद्य संग्रह का माना गया। मध्य पाषाण काल में जो था 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व आखेट व पशुपालक। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल से 9,000 ईसा पूर्व यानी विश्व व 7,000 ईसा पूर्व भारत से 25 ईसा पूर्व तक। अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो ये जो पूरा पाषाण काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल का ही समय यानी 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइटोस्टोसीन या हिम युग से हुआ है। पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य धारा आखेट शिकार था और शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, बिदारनी, क्लीवर और गंडासा यानी खंडक का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डीडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश की गुफाओं से तत्कालीन मनुष्य के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालीन मानव आखेट का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस और फल, सब्जी, कंद मूल पर जीवन व्यतीत करते थे। यानी इनका कहने का मतलब है जो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो पूरी तरीके से खानाबदोश थे, पूरी तरीके से खाने पर निर्भर थे और भोजन के रूप में मांस वगैरह जो जंगल से जो भी मिलता था वही खाते थे और अपन जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पूरा पाषाण में ज्ञानी मानव
होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय माना जाता है कि इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। यानी आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन उस समय ये लोग उपयोग नहीं कर पा रहे थे। बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़ तथा जंगल कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से ही मिला। उत्तर प्रदेश के सारनाथ नहर तथा महदहा नामक स्थान से मिले। नवपाषाण काल यानी अन्न उत्पादक युग। ये जो नवपाषाण काल था, इसमें जो आदि मानव थे अन्न उगाने लगे थे, उपजाने लगे थे, इसलिए इस युग को अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। तो देखते हैं आगे है कि मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल से हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कोल्डिवा से चावल उगाने का प्रमाण मिला है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पहले पुराने कृषक समुदाय के थे। वो मिट्टी और शकरकंदे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वो गाय, बैल, बकरी पालते थे। इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरण हथियार का प्रयोग करते थे और विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त वो सूक्ष्म पाषाणिक फलकों का भी प्रयोग करते थे। तो ये रहे। तो आज के इस वीडियो में मैंने प्राचीन इतिहास के बारे में शुरू कर दिया है और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने नवपाषाण काल तक पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं।